Chapters 2177 Venerable Invincibility, 2178 Intense Battle, 2179 Battle of Book Mountain, 2180 Chi Si vs Yu Zhu Chapter Start। कियान कून क्रिस्टल वॉल में दुनिया में होने वाली हर चीज का रिकॉर्ड है। सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल असली इवेंट्स पर बेस्ड है, उसमें कोई झूठ नहीं। सही और गलत का इस्तेमाल करके उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से वो अस्तित्व में हैं या अस्तित्व में थे, वो सारी की सारी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है। कैफरी विजडम हार्ट को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसकी इल्म में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई, इस दुनिया में हर किसी का अस्तित्व, चाहे वो सही हो या गलत, लॉजिकल है, क्योंकि यही उनके अस्तित्व का असली मतलब है। यही सच्चा मतलब है। चाहे इंफॉर्मेशन हो या नॉलेज, वो सच्चे मतलब को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक जरिया। अगर हम सच्चे मतलब को पकड़ सकें, तो हम सिर्फ ये नहीं बता सकते कि क्या सही है, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि क्या गलत है। इससे हर चीज को समझाया जा सकता है। चलो उस ढूंढते हैं। अन तीनों ने ज्ञान के इस विशाल समुंदर से सच्चे मतलब को खोदना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल का धीरज टूटा और जल्दी रेंजू ने भी हिम्मत हार दी, लेकिन सिर्फ कैफरी विजडम हार्ट हाई शांत और आराम से लगी रही। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और संजीदगी थी। काफी देर बाद ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने कैफरी विजडम हार्ट की तरफ इशारा किया और हैरान होकर बोला, देखो, तुम्हारे शरीर पर एक और गू उग गया है। इस नए गू का नाम था सीरियस गू। जब कैफरी विजडम हार्ट को वो मिला, तो वो बहुत खुश हुई। इस गू के साथ मैं सच्चे मतलब को और आसानी से पहचान पाऊंगी। काफी समय बाद रेंजू ने भी कैफरी विजडम हार्ट की तरफ इशारा किया, देखो, तुम्हारे शरीर पर एक और गू आ गया है। दूसरे गू का नाम था लर्निंग गू। कैफरी विजडम हार्ट ने ज्ञान सीखना शुरू कर दिया। वो ज्ञान को ऐसी चीजों में बदलने लगी जिसे वो सच में समझती थी। फ्लैट वो सिर्फ मेमोरी गू का इस्तेमाल करके उन्हें स्टोर नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे और ज्यादा ज्ञान समझने लगी, और जल्द ही उसके शरीर पर तीसरा गू आ गया। तीसरे गू का नाम था टैलेंट गू। मिल गया, मुझे मिल गया। एक दिन कैफरी विजडम हार्ट खुशी से चिल्लाई। सेल्फ विल गू, लर्निंग गू और टैलेंट गू की मदद से उसने आखिरकार ज्ञान का सच्चा मतलब ढूंढ ही लिया। जल्दी बताओ हमें, सच्चा मतलब दिखता कैसा है? ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने बहुत खुश होकर पूछा। लेकिन कैफरी विजडम हार्ट ने अपना सर हिला दिया। अगर मैंने इसे शब्दों में बयान करने की कोशिश की, तो इसके अंदर का सच्चा मतलब खो जाएगा। तो फिर इसे इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके लिख दो, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सोचकर सुझाव दिया। लेकिन कैफरी विजडम हार्ट ने फिर से अपना सर हिला दिया। इस मतलब को सिर्फ समझा जा सकता है, इसे लिखकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। रेंजू ने हाथ हिलाया, छोड़ो इसे, जब अब तुम्हारे पास सच्चा मतलब है ही, तो चलो यहां से निकलते हैं। कैफरी विजडम हार्ट सच्चे मतलब से भरपूर थी। वो लोग बुक माउंटेन से निकले और वो जमीन पर इंक टेक्स्ट बिखेरती हुई चली। रास्ता पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा और मजबूत था। रेंजू और उसके बच्चे यूएस बड़े रास्ते पर चलते हुए प्राइमोडियल डोमेन में पहुंच गए। प्राइमोडियल डोमेन के अंदर उनकी मुलाकात विजडम गू से हुई। विजडम गू काफी लाचार था। उसने खुद को इतना गहरा छिपा लिया था, लेकिन रेंजू ने फिर भी उस ढूंढ लिया। आखिर में सेल्फ गू ने यूज का उठा लिया। क्रेज डेमन केव, 8वीं मंजिल। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड का केंद्र। बुक माउंटेन की चोटी पर सभी मौजूद थे। चेवे 5वें नंबर पर, कीन डिंग लिंग चौथे, फेरी मिंग हाओ तीसरे, फेरी यू जू दूसरे, जबकि फेरी फंग या ने मुख्य सीट संभाली थी। फेरी फंग या के बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे। वो उम्र में बड़ी थी, लेकिन झुर्रियां नहीं थी। उनकी सुंदरता और शान अभी भी बरकरार थी। उनका पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी की पतली परत से ढाका हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि उनके पास टैलेंट गू है। इस वक्त वो ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी, छिपकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी ताकि प्राइमोडियल डोमेन को बुक माउंटेन के ऊपर लाया जा सके। थीविंग हेवन के स्पेस के तबाह होने के बाद यू जू और मिंग हाओ अपनी सारी सेना के साथ टेलीपोर्ट करके फेरी फंग या के पास लौट आए थे। फेरी मिंग हाओ ने एक गहरी सांस ली। सोचा नहीं था कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की पेंटिंग पाथ में इतनी गहरी पकड़ होगी। उसने बड़ी आसानी से माओ ली क्यू को बचा लिया। हेवनली कोर्ट ने वाकई माओ ली क्यू और बाकियों का इस्तेमाल करके जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को एक्शन लेने पर मजबूर करने का प्लान बनाया था। हेवनली कोर्ट को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अपने वंशजों और परिवार वालों के लिए प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से कैदियों को बचा लिया। आखिर वो एक फॉर्मर इमॉर्टल वेनरेबल है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है,
कीन डिंगलिंग ने कहा। इसके अलावा इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हमारी साइड को ही हुआ है। फेरी यू जू थोड़ा दुविधा में थी। अभी तक ये साफ नहीं है कि सबसे ज्यादा फायदा किस साइड को हुआ। हमने अपना एडवांटेज बढ़ाया, वहीं जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने माओ ली क्यू को वापस ले लिया और फैंग युआन को भी थीविंग हेवन की बची हुई ट्रू इनहेरिटेंस मिल गई। ना जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरी फंग या ने आसमान में प्राइमोडियल डोमेन को देखते हुए कहा, सिचुएशन अब बिल्कुल साफ है। जायंट सुन और फैंग युआन हम पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजेंगे। हम यहीं रहेंगे और डिफेंस पर फोकस करेंगे। जब तक हम उनके हमलों को झेल सकते हैं, हम इस लड़ाई की चाबी अपने हाथ में रखेंगे और जीतकर लौटेंगे। हम हेवनली कोर्ट की शान वापस लाएंगे। सब लोग, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? ये सुनकर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स जोश से भर गए। उन्होंने एक साथ जवाब दिया, ये सब लेडी फंग या की प्लानिंग की बदौलत है कि हम इतने बड़े एडवांटेज में हैं। हमें हर कीमत पर इसे डिफेंड करना होगा। हम फिर से नहीं हार सकते। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो कोई अफसोस नहीं। मेरे ख्याल से भले ही दुश्मन बहुत सारे हैं, जायंट सुन और फैंग युआन दिल से एक साथ काम नहीं करेंगे। वो एक दूसरे से हमेशा सतर्क रहेंगे। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड। लू वे येन ने फैंग युआन को देखा और गहरी चिंता से उसकी तेवर सिकुड़ गई। प्राइमोडियल डोमेन सामने आ गया है। हेवनली कोर्ट का विजडम पाथ अटेनमेंट सच में कमाल का है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। सिचुएशन सच में बहुत खराब है। प्राइमोडियल डोमेन पहले हाई एक्सपोज हो चुका था, लेकिन हेवनली कोर्ट सिर्फ वहां तक ही पहुंच पाया था। उन्होंने अभी तक उस पूरी तरह से हासिल नहीं किया था। इसके बावजूद हेवनली कोर्ट का एडवांटेज बहुत बड़ा था, क्योंकि प्राइमोडियल डोमेन बुक माउंटेन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल था। जैसे ही कोई वेनरेबल प्राइमोडियल डोमेन में दाखिल होगा, वो अपने सुप्रीम अटेनमेंट लेवल को फिर से हासिल कर लेगा और दोबारा एक डाउ लॉर्ड बन जाएगा। जो भी प्राइमोडियल डोमेन में पहले घुसेगा, वो इस एडवांटेज को जीत में बदल देगा। वही इस क्रेज डेमन केव की लड़ाई का आखिरी विजेता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जब वो डाउ लॉर्ड बना वेनरेबल पांचों रीजन्स में वापस जाएगा, तो वो दुनिया की सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। इस तरह वो पांचों रीजन्स की इस अफरा तफरी भरी जंग का विजेता बन सकता है और आखिर में दुनिया का नया शासक बन जाएगा। लॉर्ड फैंग युआन, हेवनली कोर्ट बस प्राइमोडियल डोमेन हासिल करने ही वाला है। हमें पूरी ताकत से हमला करना होगा। अगर हम हेवनली कोर्ट को नहीं रोक पाए, तो इस बार हमें हार का सामना करना पड़ेगा, लू वेयन ने पक्के इरादे से कहा। शुरू में उसकी स्ट्रेटजी पहले डिफेंस करना और बाद में पलटवार करना था, लेकिन अब उनके पास हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें? फैंग युआन ने पूछा। लू वेयन के चेहरे पर तुरंत एक दुविधा भरा भाव आ गया। हेवनली कोर्ट के पास विजडम पथ का एक साफ एडवांटेज था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक हेवनली कोर्ट ने हमेशा पहल और एडवांटेज अपने पास रखा था। हेवनली कोर्ट के 3 सूडो वेनरेबल्स ने विजडम पाथ कल्टिवेट किया था। उनकी प्लानिंग और दूरदृष्टि की वजह से उनका एडवांटेज न सिर्फ बना रहा, बल्कि और बढ़ गया। अभी तो हेवनली कोर्ट ने 9वीं मंजिल के दूसरे कोर, प्राइमोडियल डोमेन, को भी बाहर निकाल लिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के पलटवार करने वाले मेथड को ट्रिगर नहीं होने दिया। इसका मतलब था कि हेवनली कोर्ट ने 9वीं मंजिल के बहुत से राज पहले ही समझ लिए थे और वो लिमिटलेस के मेथड को एक्टिवेट होने से रोकने में कामयाब थे। ए फ्लैट तक फैंग युआन ने लिमिटलेस की विल को सामने आते नहीं देखा था। हो सकता है कि उस पहले ही नाश्त कर दिया गया हो। लू वेयन ने तारीफ में एक गहरी सांस ली। उस वक्त लिमिटलेस डेमन वेनरेबल लड़ते हुए हेवनली कोर्ट तक पहुंच गया था और स्टार कॉन्स्टलेशन की विल को अपने साथ शतरंज का खेल खेलने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने एक साथ समझा और अनुमान लगाया, जिससे उन्हें हर तरह के हेवन पाथ रिसर्च के रिजल्ट्स माइल जो क्रेज डेमन केव में चुपके से डेरिवेशन के लिए भेजे दिए गए थे। लेकिन उसी वक्त हेवनली कोर्ट के मेथड्स ने भी क्रेज डेमन केव में सेंध लगा दी। जब हेवनली कोर्ट ने 9वीं मंजिल से बुक माउंटेन को बाहर निकाला, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। ए फ्लैट जब वो प्राइमोडियल डोमेन को बाहर लाने वाले हैं, मैं देख सकता हूं कि उनका विजडम पाथ अटेनमेंट सच में बेजोड़ है। ए फ्लैट जब हेवनली कोर्ट के पास पहल और टेरिटोरियल एडवांटेज है, हम सब अनपढ़ हमला करने के लिए मजबूर हैं, जबकि उन्हें सिर्फ डिफेंड करना है। और सबसे बुरी बात यह है कि हम सच में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैंग युआन ने हल्का सा सर हिलाया। यही मेरी भी चिंता है। हेवनली कोर्ट विजडम पाथ में माहिर है। उन्हें यह क्यों नहीं पता होगा कि हम दोनों साइड अनपढ़ जान तोड़कर हमला करने वाले हैं? लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े। इसका मतलब है कि उन्हें भरोसा है कि वो हमारे हमलों को रोक लेंगे।
और उनका ये भरोसा शायद क्रेज्ड डेमन केव से हाई आ रहा है। हेवनली कोर्ट पहले बुक माउंटेन को बाहर लाने में कामयाब रहा था, और अब उन्होंने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के पलटवार को ट्रिगर किए बिना प्राइमोर्डियल डोमेन भी बाहर निकाल लिया। एक वजह उनका शानदार विजडम पाथ मेथड था, दूसरी ये कि हेवनली कोर्ट ने क्रेज्ड डेमन केव में लाखों सालों से घुसपैठ कर रखी थी। उनकी नींव बहुत गहरी थी। फैंग युआन साफ तौर पर इस लेवल की समझ तक नहीं पहुंच सकता था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो उस शायद लिमिटलेस के पलटवार करने वाले मेथड का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब था कि हेवनली कोर्ट लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का इस्तेमाल कर रहा था। यही प्रॉब्लम है विजडम पाथ एक्सपर्ट से लड़ने में। लू वे येन के माथे पर बाल पड़ते गए। सच तो यह था कि उसके मन में एक गहरी चिंता थी, लेकिन वो यूज बयान नहीं कर पा रहा था। वो थी गु यू फैंग युआन की ताकत। फैंग युआन वाकई एक सूडो वेनरेबल था जिसकी ताकत कमाल की थी। क्रेज डेमन केव के इस सफर से पहले वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन अब उसका सामना जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का सामने आना लू वेयन के लिए एक बड़ा झटका था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, जो अभी तक सामने नहीं आई थी, उसने भी उसके मन में एक भारी दबाव डाल रखा था। क्या फैंग युआन इन दोनों दुश्मनों से लड़ सकता था? सच तो यह था कि लू वेयन को यूएस पर भरोसा नहीं था। वेनरेबल्स को हराना नामुमकिन था। पिछले कुछ लाख सालों के मानव इतिहास में यही दुनिया का सच था। क्योंकि लू वेयन को भरोसा नहीं था, उसने पहले डिफेंस करने और बाद में पलटवार करने की योजना बनाई थी। फैंग युआन शायद एक वेनरेबल के खिलाफ कुछ देर तक टिक सकता था, लेकिन एक वेनरेबल को सिर्फ एक वेनरेबल हाई हरा सकता था। ये लू वेयन के असली विचार थे। उसी समय फैंग युआन के अधीनस्थ लोगों की भी यही सोच थी। भले ही ये लोग उस पूछते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सोच सके कि फैंग युआन एक वेनरेबल को हरा सकता है। वेनरेबल्स इनविंसिबल थे। उस वक्त प्राइमोर्डियल ओरिजिन के युग में वेरिएंट ह्यूमंस दुनिया पर राज करते थे। क्या उनके पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ की कमी थी? उनके पास थी, और उनकी संख्या भी कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी एक वेनरेबल को हराने की उम्मीद नहीं रखी थी। हाँ, फैंग युआन के पास अनुमान से परे ताकत थी और वो दूसरे सूडो वेनरेबल गु इमॉर्टल्स को आसानी से हरा सकता था। लेकिन यह अजीब नहीं था। भले ही सूडो वेनरेबल्स रैंक 8 के पीक से आगे थे, उनके बीच में भी ताकत का अंतर बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन अगर फैंग युआन को एक वेनरेबल से लड़ना पड़ा तो कोई भी नहीं सोचेगा कि वो जीत सकता है, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि वो कितनी देर तक टिक सकता है। जब तक फैंग युआन लॉर्ड पैराडाइज अर्थ के पुनर्जीवित होने तक टिक जाता है, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब हेवनली कोर्ट हम पर एक्शन लेने के लिए दबाव डाल रहा है। अगर हम अभी लड़ा तो शायद हम लॉर्ड पैराडाइज अर्थ के पुनर्जीवन के लिए समय पर ना पहुंच पाएं। लू वेयन को लगा जैसे उसके दिल पर एक पत्थर रखा हुआ है। फैंग युआन ने दो प्राइमोर्डियल डोमेन को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, सिचुएशन ऐसी है, हमें जबरदस्ती हमला करना ही होगा। चलो अपने पहले के एग्रीमेंट के मुताबिक लॉन्जेविटी हेवन के साथ मिलकर अपने अधीनस्थ लोगों को भेजते हैं। क्रेज डेमन केव, 8वीं मंजिल। आसमान में प्राइमोर्डियल डोमेन का साया बिल्कुल स्थिर था। वो धीरे धीरे और साफ और घना होता जा रहा था। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड, येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड और सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड का विलय भी और गहरा होता जा रहा था। सिर्फ सीमा दीवारों का एक छोटा सा हिस्सा उनके कनेक्शन को रोकने के लिए बचा था। सारे छोटे वर्ल्ड्स पहले ही 3 बड़े वर्ल्ड्स में विलय हो चुके थे। सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उनके पास सबसे ज्यादा लोग थे। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के हेवन एंड अर्थ लक मेथड की बदौलत था, जिसकी वजह से ज्यादातर छोटे वर्ल्ड सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड की तरफ आए गिरे। फैंग युआन ने लगभग अपने सभी गु कल्टिवेटर्स को भेजे दिया, जो हेवनली कोर्ट के बुक माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। लॉन्जेविटी हेवन ने भी अपनी सेना भेजी, जिनका जोश और उत्साह चरम पर था। हेवनली कोर्ट उनके खिलाफ पहले से ही तैयार था। डुअन हु और नी क्वांगफंग अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए दोनों तरफ से डिफेंस कर रहे थे। जब तक कोई सगे नहीं है, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नी क्वांगफंग दहाड़ा। उसने एक तेज तूफान के साथ सब कुछ लपेट लिया। पूरा बैटलफील्ड हवा के दबाव में आ गया, जिससे एक बड़ा हंगामा मच गया। दुश्मन सामने है, जीत हासिल करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। सियो ही जियन ने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को देखा, जिसने गंभीर चेहरे से सर हिलाया। पिछली लड़ाई में यह दोनों वेरिएंट ह्यूमन गु इमॉर्टल्स ने नी क्वांगफंग से अलग अलग लड़ाई की थी और हार गए थे। न सिर्फ बहुत से गु इमॉर्टल्स मारे गए थे, बल्कि सियो ही जियन और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। वो मुश्किल से बच पाए थे।
इस बार अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर नी क्वांगफंग का एक साथ सामना करने का फैसला किया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने शान से अपने हाथ लहराए और ठंडी की बाहर निकली, जिसने नी क्वांगफंग को घेर लिया और उसकी गति को धीमा कर दिया, उसकी स्पीड कम कर दी। सियो ही जियन ने हरे पत्तों के ब्लेड्स छोड़ दिए जो हर दिशा से आ रहे थे, उनमें कमाल की ताकत थी। नी क्वांगफंग ने एक तेज हवा उठाई, आसमान और जमीन का रंग बदल गया, पत्ते और बर्फीली हवाएं हर तरफ बिखर गईं। इमॉर्टल किलर मूव, एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क दहाड़ा, उसकी ऑरा पूरी तरह से छिप गई, एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। अगले हाइपैल, उसका पूरा शरीर फट गया और अनंत बर्फीली रोशनियों में फैल गया। बर्फीली रोशनियां अत्यंत ठंडक के साथ निकली। जहां भी वो जाती, हवा जमकर बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाती और जमीन पर गिर जाती। नी क्वांगफंग CHAU का गया, उसने बचने की कोशिश की लेकिन वक्त रहते कैसे बच पाता। उस पर अनंत क्रिस्टल रोशनियों की बारिश हुई और वो एक पहाड़ जैसे बर्फ के ताबूत में बैंड हो गया। जितनी मोटी बर्फ होगी, मुझ पर पड़ने वाली क्रिस्टल रोशनियों का एम्प्लीफिकेशन उतना ही मजबूत होगा। नी क्वांगफंग ने पूरी कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। मौत के दबाव का सामना करते हुए वो डेमोनाइजेशन में चला गया। क्रैक! अंदर से दरारें पड़ने लगी और बर्फ के ताबूत पर फैलने लगी। ओह नहीं, मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने खतरे को महसूस किया। लेकिन इस वक्त सियो ही जियन का मूव आखिरकार तैयार हो गया था। इमॉर्टल किलर मूव, कट ग्रास। सियो ही जियन की हथेलियां तलवारों की तरह नीचे आई, उनका निशाना नी क्वांगफंग था, जो बर्फ के ताबूत के अंदर फंसा हुआ था। तुरंत दो पत्तों के ब्लेड्स प्रकट हुए और धीरे धीरे नीचे गिरे, बर्फ के बीच की दरारों में घुसकर नी क्वांगफंग के शरीर में चुभ गए। नी क्वांगफंग का शरीर तुरंत कांप उठा। सियो ही जियन ने बिना रुके हमला किया, नी क्वांगफंग का शरीर कांपता रहा, हरा तूफान कमजोर और पतला होता गया, उसका प्रतिरोध भी कम होने लगा। मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, नी क्वांगफंग ने कमजोर आवाज में कहा। हमारे मास्टर का ऑर्डर है, हम किसी का सरेंडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सियो ही जियन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आखिर में नी क्वांगफंग ने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सियो ही जियन के हाथों अपनी जान गंवा दी। नी क्वांगफंग के मरते ही म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स बिना नेता के हो गए, कई मारे गए जबकि बाकी अपनी जान बचाकर भाग गए। फैंग युआन की सेना आगे बढ़ी और बुक माउंटेन के बेस तक पहुंच गई। दूसरी तरफ लॉन्जेविटी हेवन के 8 एक्सट्रेमिटीज में से स्पेस एक्सट्रेमिटी और डेसोलेट एक्सट्रेमिटी ने मिलकर डुअनहू को मार डाला। दोनों सेनाएं ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के केंद्र में पहुंची। हेवनली कोर्ट ने हाल ही में बुक माउंटेन हासिल किया था, वो सिर्फ उसके चारों तरफ अपना फॉर्मेशन सेट कर पाए थे। इस फॉर्मेशन को 4-वे स्टार फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता था। इसके 4 अलग अलग दिशाओं में 4 सब फॉर्मेशंस जो बुक माउंटेन को बिना किसी गैप के मजबूती से डिफेंड कर रहे थे। बुक माउंटेन की चोटी पर फेरी फंग या बिना रुके अपना किलर मूव इस्तेमाल करती रही, आसमान में मौजूद प्राइमोर्डियल डोमेन को बाहर खींच रही थी। दोनों सेनाओं ने कुछ देर चर्चा की और फिर चारों सब फॉर्मेशंस पर हमला कर दिया। माओ ली क्यू ने अपनी टोली के साथ पश्चिमी फॉर्मेशन पर हमला किया। गई मैं ने एक टोली के साथ उत्तरी फॉर्मेशन पर हमला किया। सियो ही जियन ने एक टोली के साथ पूर्वी फॉर्मेशन पर हमला किया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने एक टोली के साथ दक्षिणी फॉर्मेशन पर हमला किया। बचे हुए लोगों का नेतृत्व बिंग साई चुआन और लू वेयिन कर रहे थे। वो चारों वैंगार्ड टोलियों को मजबूती से सपोर्ट कर रहे थे। जैसे हाई माओ ली क्यू फॉर्मेशन में घुसा, अनंत सितारों की रोशनी की बूंदें एक मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ी। माओ ली क्यू गुर्राया और फैलकर बहुत बड़ा हो गया, उसके बैंगनी बाल मुलायम और घने थे, सितारों की रोशनी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। वो दूसरे गू इमॉर्टल्स के साथ सब फॉर्मेशन में इधर उधर दौड़ता रहा, हमला करता, मारता और तबाही मचाता रहा। दुष्ट जानवर, तू फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया। इस बार हम तुझे मार डालेंगे। स्टार फॉर्मेशन हिला और डुगू इमॉर्टल्स अंदर आ गए। 9 स्पिरिचुअल फेरी और प्रिंस फंग जियान। 9 स्पिरिचुअल फेरी एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल गई ताकि माओ ली क्यू को रोक सके। परिवर्तित इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट असली इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट से बेहतर था। जल्द हाई माओ ली क्यू दबने लगा, उसकी एनर्जी खर्च हो रही थी और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। प्रिंस फंग जियान ने अपना फायर पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया, आग से लिपटे हर तरह के पंछी बरसने लगे। एक ही हमले में सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड के 10 से ज्यादा म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स मारे गए। माओ ली क्यू विरोध नहीं कर पाया, उस पीछे हटना पड़ा। कहीं और गई में का सामना जो जोंगशिन और जुन शेन ग्वांग से हुआ।
जो जोंगशिन ने इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया और हमला किया, जबकि जुन शेनगुआंग एक रोशनी की किरण में बदल कर यूज सपोर्ट कर रहा था। वो एक हमलावर और एक सहायक के रूप में एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल से काम कर रहे थे। येलो एक्सट्रीमिटी जाओ हुओ ने एक टोटम किलर मूव इस्तेमाल किया और जू जोंगशिन से लड़ा, वो बराबरी पर थे। लेकिन दूसरी तरफ गई में जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो जुन शेनगुआंग के हमलों से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा था। जल्दी चलो, जल्दी चलो। गई में ने जाओ हुओ का कंधा पकड़ा और उस खींच कर ले गया, उसकी घूरती हुई निगाहों को नजरअंदाज करते हुए। लॉन्जेविटी हेवन के दोनों दल बिना किसी नतीजे के लौट गए। फैंग युआन के दोनों दलों का हाल तो और भी बुरा था। सियो ही जियन और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क फंस गए थे, वो पीछे भी नहीं हट पा रहे थे। ये दोनों इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट के 6 वे और वानजी होंग से टकरा गए हैं, वो बहुत बड़े खतरे में हैं, जल्दी मदद भेजो। मदद की चिट्ठी लू वे येन तक पहुंच चुकी थी। चे वे ने वेपन पाथ बनाया था, उसके मेथड्स और मैच्योर हो रहे थे, उसका दर्जा कीन डिंगलिंग के ठीक नीचे था। वानजी होंग मूल रूप से वेस्टर्न डेजर्ट की एक डिमोनिक इमॉर्टल थी, जिसे हेवनली कोर्ट ने भारती कर लिया था। फेट वॉर के दौरान उसने कमाल की योग्यताएं दिखाई थी, और अब जब उसके इमॉर्टल गु पूरी तरह से उसके पास उसकी लड़ाई की ताकत अपने चरम पर लौट आई थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। बिंगसाई चुवान और लू वे येन ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। यह 4 वे स्टार फॉर्मेशन एक स्टार पाथ फॉर्मेशन है, हम इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते। हेवनली कोर्ट के एलीट्स के चारों तरफ पहरा देने के कारण ये बहुत मुश्किल है। लॉर्ड फैंग युआन ने यूएस चीज से 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को नाश्त कर दिया था, मुझे यकीन है कि वो इस फॉर्मेशन से भी निपट सकते हैं। बिंगसाई श्वान 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन की बात कर रहा था। लू वे येन ने सर हिलाया और बोलने ही वाला था कि अचानक येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड से एक गु इमॉर्टल बाहर आई। इस महिला इमॉर्टल की त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, उसके कान खरगोश के कान जैसे थे, उसकी उंगली खून जैसी लाल थी। यह लेडी व्हाइट रैबिट थी। लेडी व्हाइट रैबिट फैंग युआन की मदद से एक असली रैंक 8 गु इमॉर्टल बन चुकी थी। लू वे येन हंसा और बिंगसाई चुवान से कहा, मैंने पहले हाई लॉर्ड फैंग युआन से मदद मांग ली है, मेन फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन उधार लेना चाहता था। लेडी व्हाइट रैबिट, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लेडी व्हाइट रैबिट ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूं, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन मास्टर ने मुझे 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेशन का कोई स्पेसिफिक टारगेट रेंज नहीं है, इसका असर बहुत देर से होता है और यह असरदार नहीं होगा। इसलिए मैं दूसरे तरीके लाई हूं। बिंगसाई श्वान यूटीएस यूके था, लॉर्ड फैंग युआन के तरीके जरूर असाधारण होंगे, कृपया मुझे देखने दें। टैब। लेडी व्हाइट रैबिट ने अपने इमॉर्टल एपर्चर से कई इमॉर्टल गू हाउसेज निकाले। राइजिंग क्लाउड सिटी, प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हाउस, अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस, ड्रैगन सोल डार्क कैसल, रेड रिवर पवेलियन, रेड हेवनली ऑल्टर, स्कारलेट पैलेस। कुल मिलाकर 7 इमॉर्टल गू हाउसेज जो सभी रैंक 8 के थे। बिंगसाई चुवान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मास्टर ने कहा कि वो इतने कम समय में सिर्फ ये कुछ इमॉर्टल गू हाउसेज हाई बना सकते थे। उन्होंने पहले ही आदेश दे दिए हैं, हम इन इमॉर्टल गू हाउसेज को वैंगार्ड बनाकर आगे बढ़ेंगे, लेडी व्हाइट रैबिट ने कहा। पता चला कि जब से फैंग युआन ने क्रेज डेमन केव में प्रवेश किया और भारी मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा किए, उसने टाइम पाथ क्लोन हे चुनकियो को 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का उपयोग करके इमॉर्टल गू रिफाइन करने का आदेश दिया था। हर तरह के रैंक 8 इमॉर्टल गू बनने के बाद उसने इमॉर्टल गू हाउसेज असेंबल करना शुरू कर दिया। फैंग युआन का मूल रूप से इमॉर्टल गू हाउसेज बनाने का कोई इरादा नहीं था, वो उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे। लेकिन 8वीं मंजिल में प्रवेश करने के बाद वो यहां अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने अपने अधीनस्थ लोगों को हथियारों से लैस करने की तैयारी की। उसके पास सच में समय नहीं था। यह इमॉर्टल गू हाउसेज सभी क्लाउड सिटी, डार्क फ्लो जायंट सिटी, प्रोफाउंड आइस हाउस, अनब्रेकेबल आयरन फोर्ट्रेस, ब्लड रिवर चैरियट, नाइटमेयर कैसल, ग्रीन वेव पवेलियन, वीविंग ककून मैनर, गोल्डन ऑल्टर और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेज के आधार पर मॉडिफाई किए गए थे। सही मायनों में इन्हें सिर्फ आधुनिकरण माना जा सकता था। लेकिन हेवनली कोड के खिलाफ 3 विजडम पाथ सूडो वेनरेबल्स के होते हुए भी वो इन्हें आसानी से डिकोड और तोड़ नहीं सकते थे, उन्हें डिडक्शंस पर समय खर्च करना पड़ता। इतना काफी था। लू वे येन बहुत खुश हुआ, उसने इमॉर्टल गू हाउसेज बांटे और फॉर्मेशन में घुस गए, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सियो ही जियन को बचते हुए। उसके बाद 7 रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेज ने बैटलफील्ड में तूफान मचा दिया, 2 और सब फॉर्मेशंस को तोड़ दिया।
दोनों दाल बुक माउंटेन की तरफ इकट्ठा हुए। बुक माउंटेन की छोटी पर फेरी फंग या की एयरिंग बैंड थी जब वो अपना मेथड इस्तेमाल कर रही थी। मिंग हाओ और यूजू सिचुएशन को संभाल रहे थे। इतने सारे इमॉर्टल गू हाउसेस देखकर फेरी यूजू का चेहरा गंभीर हो गया। फैंग युआन इतना अमीर है और उसके पास भयानक रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स हैं। लगता है वो रिफाइनमेंट पाथ में आगे बढ़ने का इरादा रखता है। शुक्र है उसका विजडम पथ हमसे कमजोर है। यह इमॉर्टल गू हाउसेस सभी नए नहीं हैं। इनका एक मूल है जिसका हम पता लगा सकते हैं, फेरी मिंग हाओ ने अपना किलर मूव इस्तेमाल करते हुए कहा। ह्यूमन पाथ किलर मूव, हम्बल रेसिप्रोकेशन। बुक माउंटेन हिला और अनंत किलर मूव्स आतिशबाजी की तरह छूटने लगे। आसमान में प्राइमोर्डियल डोमेन गड़गड़ाती हुई मुसीबतों के बादलों के साथ उभरा। आफतें और मुसीबतें लगातार आ रही थी। बैटलफील्ड पर अनंत किलर मूव्स ने हर तरफ का नजारा भर दिया, समुंदर की लहरों की तरह उमड़ते हुए जो हर दिशा में टकरा रही थी। ऐसे अनंत किलर मूव्स के तूफान के खिलाफ फैंग युआन के अधीनस्थ लोग इमॉर्टल गू हाउसेस के अंदर छिप गए, लहरों के खिलाफ आगे बढ़ते हुए। लॉन्जेविटी हेवन के पास बहुत से गू इमॉर्टल्स लेकिन वो सभी कैलेमिटी लक ऑल्टर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए बिंग साई चुवान ने 5 इमॉर्टल गू हाउसेस निकाले। व्हाइट बिल्डिंग हारिम पैलेस, इंटरनल डिलाइट हारिम पैलेस, रेड बीन हारिम पैलेस, लवसिक हारिम पैलेस, यंग पीच हारिम पैलेस। ये वो 5 महल जिन्हें जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने जीवन काल में 5 रीजन्स में स्थापित किया था। वो सभी रैंक 8 के थे। एक इमॉर्टल वेनरेबल की नींव पूरी शान से प्रदर्शित हो रही थी। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकती। लगता है उसके पास रैंक 8 इमॉर्टल गू की कोई कमी ही नहीं है। क्या वो रिफाइनमेंट पाथ के जरिए वेनरेबल बनने की कोशिश कर रहा है? इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने बैटलफील्ड को देखते हुए सोचा। फैंग युआन भी बैटलफील्ड पर नजर रखे हुए था और थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंस को समझ रहा था। इस थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में मूल रूप से इमिटेशन गू और किलर मूव परफेक्ट पेयर था, लेकिन फैंग युआन को सिर्फ बाकी का हिस्सा ही मिला था। लेकिन ये बचा हुआ हिस्सा फैंग युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ट्रू इनहेरिटेंस का कंटेंट रिफाइनमेंट पाथ के बारे में था। इसमें बताया गया था कि कैसे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने अपने समय में एक नकली कियानकुन क्रिस्टल वॉल बनाया था, कैसे उसने नकली इमॉर्टल गू बनाए थे और इसी तरह की बातें। रिफाइनमेंट पाथ के 4 पहलुओं के अलावा जो मैंने पहले समराइज किए थे, ये एक और पहलू भी है, नकली गू रिफाइन करना। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने ये ट्रू इनहेरिटेंस मेरे लिए गहरी सोच के साथ छोड़ी है। बुक माउंटेन काले और सफेद 2 रंगों में घिरा हुआ था। गू इमॉर्टल्स हर तरफ घमासान युद्ध कर रहे थे। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट ची क्लाउड एक्सप्लोजन। डेमन इमॉर्टल ची जू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और लगातार इशारा किया। तुरंत उसके सामने की हवा हो पड़ी और एक जगह इकट्ठा हो गई। कई सौ सफेद की के धूमकेतु एक साथ निकले, बुक माउंटेन के हमलों को रोकते हुए। फेरी मिंग हाओ बुक माउंटेन का इस्तेमाल करके किलर मूव, हम्बल रेसिप्रोकेशन चला रही थी। इस खतरनाक मूव के भरोसे वो फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन की सेनाओं को दबाने में कामयाब थी। ये सारे किलर मूव्स बुक माउंटेन में रिकॉर्ड किए गए थे। इनमें कई तरह के मूव्स दी। ये असल में एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था, लेकिन इससे निकलने वाले हमलों में उनके असली पथ की ताकत थी। डेमन इमॉर्टल ची जू ने हमले का जवाब हमले से दिया। हमलों की मौजूदा लहर को तबाह करने के बाद उसने एक आह भरी और पीछे हट गया। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज बचाया था, उसके बाद उसने ना तो लॉन्जेविटी हेवन से और ना हाईफैंग युआन से कोई संपर्क रखा। वो अकेले ही घूम रहा था और जल्दी ही मौजूदा हालत के बारे में जान गया। डेमन इमॉर्टल ची जुए भी नहीं चाहता था कि हेवनली कोर्ट प्राइमोर्डियल डोमेन हासिल कर ले। वो प्राइमोर्डियल डोमेन में घुसना चाहता था। असल में अपने की पाथ अटेनमेंट लेवल को सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक बढ़ाने के लिए वो कैसे किसी और को उस पहले ची ने दे सकता था? डेमन इमॉर्टल ची जू अकेला था और हेवनली कोर्ट को हारा नहीं सकता था। लेकिन जब फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन इस विशाल शक्ति के खिलाफ काम कर रहे थे, अगर वो इस मौके का फायदा ना उठाता तो वो डेमन इमॉर्टल ची जू हाई क्या होता? सोचा नहीं था कि बुक माउंटेन पर हमला करना इतना खतरनाक होगा। मैं तो पहाड़ के बीच तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। डेमन इमॉर्टल ची जुए के माथे पर बाल पद गए। जब यूज डिवाइन एम्परर सिटी ने दबा रखा था, उसने अपने बहुत से की पाथ डाउ मार्क्स खो दिए थे। इसके अलावा जिस सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ पर वो निर्भर था, शीलैंड, फैंग युआन के खिलाफ पीछा करने वाली लड़ाई के बाद उसका सिर्फ 30% ही बचा था। बबो बबो, जैसे कोई सुनामी आ गई हो। हमलों की एक और लहर पहाड़ की छोटी से एक झरने की तरह नीचे बह आई। डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास फिर से पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। चार्ज, ऊपर चढ़ो।
एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस उसके पास से गुजरा, डेमन इमॉर्टल ची जुए को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। वो रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था जिसे फैंग युआन ने बनाया था, अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस। अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस में मौजूद गू इमॉर्टल्स ने डेमन इमॉर्टल ची जुए को देखा लेकिन यूएस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब डेमन इमॉर्टल चीजू पहली बार सामने आया था तो वो काफी चर्चा का विषय था, लेकिन ये देखकर कि उसने भी बुक माउंटेन पर हमला किया है, फैंग युआन के अधीनस्थ लोगों को भी डेमन इमॉर्टल चीजुए के रुख का पता चल गया। अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस को ऊपर चढ़ते और किलर मूव्स की अनंत लहर का सामना करते देख डेमन इमॉर्टल चीजुए की ईर्ष्या में थोड़ी ईर्ष्या झलक उठी। इस लड़ाई में इमॉर्टल गू हाउसेस हद से ज्यादा जरूरी थे। वो गू इमॉर्टल्स को मजबूत सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, वरना एक अकेले व्यक्ति के रूप में वो अनंत मुसीबतों और किलर मूव्स का सामना करते हुए आगे कैसे बढ़ सकता था। अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस पहाड़ के बीच तक पहुंच गया। उसके चारों तरफ किलर मूव्स की आतिशबाजी के बीच एक खूनी साया चमका। अगले हाईपैल वो विशाल खूनी साया आ पहुंचा, खुद को प्रकट करते हुए। ये एक विशाल लाल कब्र का पत्थर था जिस पर अक्षर घूम रहे थे, यूएस में ब्लड पाथ की घनी ऑरा थी। ये था डेमन जजमेंट बोर्ड। आगे बढ़ने की सोचना भी मत। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर से गु यू फैंग जेंग बोला। बम! एक जोर की आवाज के साथ दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस एक दूसरे से टकरा गए। अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस का आगे बढ़ना जबरदस्ती रोक दिया गया। डेमन जजमेंट बोर्ड ने खून जैसी लाल रोशनी छोड़ी जो एक किरण की तरह थी, यह अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस से टकराई। अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस ने अपना डिफेंस बढ़ाया और खूनी लाल रोशनी को रोक लिया, लेकिन फिर भी एक ना रुकने वाली ताकत ने उस पहाड़ के बीच से नीचे धकेल दिया। भले ही अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था, यह अभी भी डेमन जजमेंट बोर्ड से बहुत पीछे था, जो एक चरम रचना थी। गु यू फैंग जेंगजो जोर से सांस ले रहा था। हेवनली कोर्ट के पास इमॉर्टल गू हाउसेस बहुत कम थे। डिवाइन एम्परर सिटी, हेवन ओवरसीइंग टावर और डिवाइन एम्परर सिटी को मिलाकर भी उनके पास सिर्फ CHEH थे। अभी ये CHEH इमॉर्टल गू हाउसेस अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, हमला करने वाले इमॉर्टल गू हाउसेस से निपटने के लिए। लॉन्जेविटी हेवन की तरफ लक सप्रेशन हेवनली पैलेस बाहर नहीं निकला था, लेकिन कैलेमिटी लक ऑल्टर और 5 हारिम पैलेसेस मिलाकर CHEH उनकी संख्या हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस के बराबर थी। जबकि फैंग युआन ने अचानक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस निकाल दिए, ये उनकी उम्मीद से परे था। उन्होंने पहले सोचा था कि फैंग युआन ड्रैगन पैलेस या मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का पुनर्निर्माण करेगा, लेकिन ये सोचना कि वो फिर से शुरू करेगा और अनब्रेकेबल गोल्डन फोर्ट्रेस जैसे 7 इमॉर्टल गू हाउसेस लड़ाएगा। नए बनाए तो ठीक था, लेकिन ये इमॉर्टल गू हाउसेस सभी रैंक 8 के थे। 7 रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस ने हेवनली कोर्ट पर अपनी रक्षा करने का एक भारी दबाव डाल दिया। हेवनली कोर्ट के पास अपने दुश्मनों के इमॉर्टल गू हाउसेस के लगभग आधे हाइद, जबकि लॉन्जेविटी हेवन का लक सप्रेशन हेवनली पैलेस और फैंग युआन का पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। इसने हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के दिलों को डुबो दिया। फैंग झेंग के कंट्रोल में डेमन जजमेंट बोर्ड हमला करने वाले इमॉर्टल गू हाउसेस को पीछे धकेलने के लिए घूम रहा था, अपने सुरक्षा घेरे को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन बहुत मजबूत हैं, हम अभी डिवाइन एम्परर सिटी, हेवन ओवरसीइंग टावर और मेरे सपोर्ट से सिचुएशन को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। गु यू फैंग झेंग का चेहरा पीला पड़ गया था, वो इस बात को अंदर ही अंदर समझ रहा था। उस लग रहा था कि वो अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। लड़ाई की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। डेमन जजमेंट बोर्ड को न सिर्फ कई इमॉर्टल गू हाउसेस से लड़ने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा था, बल्कि यूज किलर मूव्स और मुसीबतों की बौछार का भी सामना करना पड़ रहा था। इमॉर्टल एसेंस का खर्च फैंग झेंग के लिए भी चौंका देने वाला था। डेमन जजमेंट बोर्ड का डैमेज लेवल भी लगातार बढ़ रहा था। इस समय थीविंग हेवन के ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में डेमन जजमेंट बोर्ड पहले हाई फैंग युआन से भारी चोट खा चुका था, उस पहले ही ठीक कर लिया गया था। ए फ्लैट उसका मौजूदा डैमेज नया था। अगर फैंग झेंग अकेला होता तो शायद वो पहले ही सिचुएशन पर से कंट्रोल खो चुका होता। शुक्र है डेमन जजमेंट बोर्ड में पिछले डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड्स की विल्स थी। यह विल्स यूज इमॉर्टल गू हाउस को तेजी से ठीक करने में मदद कर रही थी। ऐसा कब से हुआ कि हमारे हेवनली कोर्ट की नींव दूसरों से कमजोर पड़ गई? बुक माउंटेन की चोटी पर फेरी मिंगहाओ किलर मूव हम्बल रेसिप्लिकेशन को बनाए रखते हुए मन ही मन आ भर रही थी। हेवनली कोर्ट के मामले में हालत काफी खराब थी। भले हाई हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अपनी जान पर खेलकर डिफेंस कर रहे थे, सुरक्षा रेखा पहले ही डगमगा रही थी।
इमॉर्टल गू हाउसेस किसी भी पाल उस तोड़कर छोटी पर पहुंच सकते थे। बुक माउंटेन की छोटी पर फेरी फंग या अभी भी अपनी पूरी ताकत से किलर मूव का इस्तेमाल कर रही थी और प्राइमोर्डियल डोमेन हासिल करने की कोशिश कर रही थी। यूज डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। फेरी मिंग हाओ और यूजू ने एक दूसरे को देखा। यूजू ने अपना हाथ लहराया, जाओ। एक बाघ की दहाड़ और एक सारस की चीख बैटलफील्ड में गूंज उठी। डू लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स शबी 95 और रुअनदान पहाड़ से नीचे दौड़ पड़े। भले हाई हेवनली कोर्ट के पास और इमोर्टल गू हाउसेस नहीं थे, उनके पास डू लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स थे। इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स के शरीर सख्त होते हैं, लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स तो और भी सख्त होते हैं। शबी 95 और रुअनदान ने बाएं और दाएं से राइजिंग क्लाउड सिटी की तरफ हमला किया, अपने ऊपर आने वाले सभी किलर मूव्स और मुसीबतों को नजरअंदाज करते हुए। राइजिंग क्लाउड सिटी को फेरी मियाओ यिन कंट्रोल कर रही थी। वो बैटलफील्ड में घुसने ही वाली थी कि डू लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स ने यूस्पा दोनों तरफ से हमला कर दिया। फेरी मियाओ यिन ने जल्दी से अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। राइजिंग क्लाउड सिटी ने अनंत बादलची उगल दी ताकि इमॉर्टल गू हाउस को तेजी से ऊपर धकेला जा सके। लेकिन रुअनदान ने अपने पंख फड़फड़ाए और राइजिंग क्लाउड सिटी के ऊपर उड़ गया। एक किलर मूव एक्टिवेट किया और सारस के पैर से वार किया। राइजिंग क्लाउड सिटी की छत को तोड़ दिया और अनंत मॉर्टल गू को नाश कर दिया। बम। अगले हाईपैल शबी 95 ने जोर से हमला किया और राइजिंग क्लाउड सिटी को टक्कर मारी, जिससे वो पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। फेरी मियाओ यिन का शरीर डगमगाया। वो राइजिंग क्लाउड सिटी को फिर से ऊपर चढ़ाने के लिए कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इमॉर्टल एसेंस बिना किसी रिस्पांस के इस्तेमाल हो रही थी। डेमन इमॉर्टल चीजू बाएं तरफ था। ये देखकर वो तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। उसने एक चीख मारी। शीलैंड का साया उसके सर के ऊपर आ गया। इमॉर्टल किलर मूव शी। शीलैंड से एक विशाल आकर्षण बाल निकला, जिसने राइजिंग क्लाउड सिटी की सतह के चारों तरफ के की रिंग को शीलैंड में खींच लिया। छूटने के बाद राइजिंग क्लाउड सिटी तुरंत आजाद हो गया। धन्यवाद। फेरी मियाओ यिन ने शुक्रिया कहा और इमोर्टल गू हाउस को वापस बैटलफील्ड में ले जाने ही वाली थी कि उसने अचानक फैंग युआन के आदेश सुने। फेरी मियाओ यिन हैरान रह गई, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और दूसरे गू इमोर्टल्स को राइजिंग क्लाउड सिटी से बाहर ले आई। लॉर्ड चीजू, मेरे मास्टर ने मुझे ये राइजिंग क्लाउड सिटी आपको तोहफे में देने का आदेश दिया है। फेरी मियाओ यिन ने कहा। क्या? डेमन इमोर्टल चीजूए चौंक गया और फिर जोर से हंसने लगा। फैंग युआन सच में बहुत दरिया दिल है, मैं इसे शुक्रिया के साथ स्वीकार करता हूं। डेमन इमोर्टल चीजू ने कोई लिहाज नहीं किया। वो राइजिंग क्लाउड सिटी में घुस गया। वो ऊपर उड़ा और फिर से पहाड़ पर हमला कर दिया। पहाड़ के बीच में शबी 95 और रुअनदान ने मिलकर ड्रैगन सोल डार्क कैसल को नीचे धकेल दिया। लेडी व्हाइट रैबिट ड्रैगन सोल डार्क कैसल के अंदर इमॉर्टल्स का नेतृत्व कर रही थी। उसने और हमला नहीं किया, बल्कि पहाड़ के बेस पर वापस लौट गई ताकि फेरी मियाओ यिन के साथ मिल सके। डेमन इमॉर्टल चीजूए आखिरकार पहाड़ के बीच तक पहुंच गया। उसने शबी 95 को देखा और उसकी एवी चमक उठी। अच्छा जानवर, मुझे एक सवारी की कमी थी। डेमन इमॉर्टल चीजू ने राइजिंग क्लाउड सिटी को रख लिया और सिर्फ शबी 95 पर हमला किया। दोनों कुछ राउंड्स तक लड़ा। शबी 95 जल्द ही कमजोर पड़ने लगा। उसने मदद मांगना शुरू कर दिया। यह लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट ची पाथ कल्टिवेट करता था। डेमन इमॉर्टल चीजू ने यूज पूरी तरह से काउंटर कर दिया था। डरो मत, मैं यहां हूं। रुअनदान मदद के लिए आया। उसने एक चमकदार लाल गोली थूकी। ये कौन सा पथ है? डेमन इमॉर्टल चीजू ने गोली की रहस्यमयी ऑरा को महसूस किया। उसने लापरवाही नहीं बरती। उसने राइजिंग क्लाउड सिटी को बाहर निकाला और अंदर चला गया। बूम! गोली राइजिंग क्लाउड सिटी पर गिरी और खुद ही फट गई। तीव्र झटके की लहर हर तरफ फैल गई। राइजिंग क्लाउड सिटी का एक कोना इस प्रक्रिया में नाश हो गया। भले हाइपिल पाथ हमले में विशेषज्ञ नहीं था, यह फिर भी एक नया पथ था जिसके खिलाफ राइजिंग क्लाउड सिटी अपना बचाव नहीं कर सका। हा 95, तुम पर मेरा एक एहसान रहा। रुअनदान गर्व से हंसा। शबी 95 ने मुंह बनाया और जवाब देने ही वाला था कि उसका भाव अचानक बदल गया। सावधान! रुअनदान का दिल कांप गया और वो जल्दी से उछल पड़ा। लेकिन रहस्यमय दुश्मन और भी तेज था। बच पाओगे क्या? आवाज सुनकर रुअनदान को लगा जैसे उसकी लंबी गर्दन एक छोटे से हाथ ने पकड़ ली है। उसके पहाड़ जैसे शरीर के मुकाबले एक सामान्य मानव आकार का हाथ निश्चित रूप से छोटा था। लेकिन रुअनदान को एक कपकपी महसूस हुई जब इस हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ। वो एक तीखी आवाज में चीखा, क्योंकि उसने अपनी गर्दन मोड़कर देखा कि एक लाल चोगा पहने एक नौजवान उसकी पीठ पर खड़ा है।
ये कोई और नहीं बल्कि फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ क्लोन जहन बूडू था। इस पल उसने पहले हाई इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव इस्तेमाल कर लिया था। उसकी लड़ाई की ताकत सूडो वेनरेबल लेवल तक बढ़ गई थी। रुको, रुअनदान चीखा, लेकिन जहन बूडू ने हंसी में यूज अग्नो किया और जोर लगाया। अगले हाई पैल बूम, एक तीव्र धमाका गरज की तरह गूंजा। बुक माउंटेन कांप उठा, काले और सफेद पत्थर हवा में उड़ गए। अगले हाई पैल जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। रुअनदान को जहन बूडू ने मारकर बेहोश कर दिया था। उसका शरीर बेजान होकर बुक माउंटेन में धुस गया था। उसका मुंह खुला हुआ था और खून बह रहा था। लेकिन जल्द ही रुअनदान के शरीर पर एक तेज रोशनी चमकी। उसके घाव तेजी से भरने लगे। उस होश आ गया। शुक्र है, मेरे पास मेरा किलर मूव है, लाइफ सेविंग रिकवरी पिल। रुअनदान जागा और संघर्ष करना चाहा, लेकिन जहन बूडू की मुट्ठी पहले ही उठ चुकी थी। बम बम बम, लगातार मुक्कों की बारिश में जहन बूडू ने हर बार रुअनदान के सर पर वार किया, जिससे पूरा बुक माउंटेन हिल गया। जब तक उसने रुअनदान की खोपड़ी पूरी तरह से नहीं तोड़ दी और भेजा बाहर नहीं निकल आया, उसने हमला करना बैन नहीं किया। जहन बूडू के सामने महान लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट रुअनदान बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। लेकिन अगले हाईपैल रुअनदान की लाश पर फिर से एक तेज रोशनी चमकी। इमॉर्टल किलर मूव, लाइफ सेविंग रिकवरी पिल। किलर मूव के असर से रुअनदान की टूटी हुई खोपड़ी ठीक होने लगी। वो जल्द ही जिंदा हो गया। पिल पाथ, जहन बूडू के चेहरे पर भी हैरानी का भाव था। रुअनदान का हीलिंग किलर मूव जबरदस्त था। वो उस ऐसी हालत से भी जिंदा कर सकता था। जहन बूडू की सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ के बावजूद वो आसानी से इसका तोड़ नहीं निकाल सकता था। आखिर उसके भी बॉडी को भी पिलपथ के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं इसे तोड़ नहीं सकता तो ठीक है, मैं देखता हूं तुम कितनी बार जिंदा हो सकते हो। जहन बूडू के चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। बूम बूम बूम, उसने बार बार मुक्के मारे। हर मुक्का रुअनदान पर भारी पड़ा, उस वहीं मार डाला। बेचारा रुअनदान अभी जिंदा हुआ ही था और कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी खोपड़ी फिर से तोड़ी जा चुकी थी। इमॉर्टल किलर मूव, लाइफ सेविंग रिकवरी पिल। कुछ सांसों के बाद रिकवरी मेथड फिर से एक्टिवेट हो गया, लेकिन इस बार किलर मूव की चमक बहुत फीकी पड़ गई थी। हिम्मत राखो रुअनदान, मैं तुम्हें बचाऊंगा, शबी 95 चिल्लाया, एक दूसरे एरिया से मदद के लिए दौड़ा। भले ही वो आमतौर पर रुअनदान से झगड़ता रहता था, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। खासकर फेट वर जैसी बड़ी लड़ाइयों के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। भले ही सामने जहन बूडू था, शबी 95 ने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। HMPH, भागने की कोशिश? तुम्हें क्या लगा मैं यहां नहीं हूं? डेमन इमॉर्टल चीजू ने गुस्से से चिल्लाते हुए एक किलर मूव इस्तेमाल किया जो शबी 95 की पीठ पर जा लगा। शबी 95 को भारी चोट लगी। वो दर्द से गुर्राया और आसमान से नीचे गिर पड़ा। रुअनदान को जहन बूडू के हाथों फिर से मरते देख बुक माउंटेन की चोटी पर फेरी मिंग हाओ के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। जहन बूडू एक ऐसा दुश्मन था जिसने तीनों फेरीज, फंग या, मिंग हाओ और यूजू को बहुत परेशान कर रखा था। उसके पास भयानक ताकत और जबरदस्त डिफेंस था, साथ ही इंटरनल ब्रीदिंग ग्रीन फिश ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाउरिंग ब्लू लेपर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और थंडर रश येलो बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की काबिलियत के साथ जहन बूडू की कोई कमजोरी नहीं थी। तीनों इमॉर्टल्स को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे निपटें। अगर ये एक आम लड़ाई होती तो तीनों इमॉर्टल्स तेजी से मूव करके दूर से हमला कर सकते थे, उस रोक सकते थे और कमजोर कर सकते थे। लेकिन अभी हेवनली कोर्ट को बुक माउंटेन को डिफेंड करना था। ये एक डिफेंसिव लड़ाई थी, और एक डिफेंसिव लड़ाई का सबसे बुरा सपना जहन बूडू जैसा कोई था। अगर वो बिना रुके आगे बढ़ता गया और डिफेंसिव लाइन को पार कर गया तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन तीनों फेरीज ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी। उनके पास जहन बूडू के खिलाफ एक प्लान था। तुरंत फेरी मिंग हाओ ने डिवाइन एम्परर सिटी के अंदर जेनेसिस लोटस की विल को कुछ संदेश भेजे। अगले हाईपैल डिवाइन एम्परर सिटी की सतह पर एक जड़े रंग का घुमावदार चक्र बन गया। इस चक्र के बीच से एक विशाल दानव बाहर निकला। दानव ने सुनहरे हरे रंग का कवच पहना हुआ था। उसके बाएं हाथ में एक ढाल थी, दाएं हाथ में एक भला। वो जीवन शक्ति से लबरेज था, उसकी ऑरा विशाल थी। दानव ने गुनगुनाया, 100,000 सालों की ना खत्म होने वाली नफरत, टूटे हुए शरीर से दुश्मन को मारना, डिवाइन एम्परर सिटी में एक बार फिर जागना। किंग चू कर्मदेव वृक्ष के नीचे रहता है। यह था लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट किंग चू। फैंग युआन का पीछा करते हुए किंग चू ने स्पेक्ट्रल सोल को मार दिया था।
लेकिन स्पेक्ट्रल सोल के एएटीएम विस्फोट से वो भी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था, अनंत मास के टुकड़ों में बदल गया था। डिवाइन एम्परर सिटी ने अनमास के टुकड़ों को इकट्ठा किया और किंग चू को फिर से जिंदा कर दिया। ए फ्लैट का किंग चू अपने शुरुआती रूप, कछुए के खोल, बाघ के पंजे, अजगर की पूंछ, सांप की गर्दन, चमगादड़ के पंख और इंसानी सर वाला नहीं था। वो अब एक पूरी तरह से कवचधारी और हथियारों से लैस योद्धा था। किंग चू जहन बूडू के सामने पहुंचा और उसका ऊंचा शरीर एक पहाड़ की तरह नीचे गिरा, उसका भला हवा को चीरता हुआ निकला, हवाएं तेज चलने लगी, जैसे किसी विशाल अजगर ने हमला किया हो। आजा! जहन बूडू पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, उसका शरीर चमका और तुरंत किंग चू के माथे पर आ गया। जहन बूडू ने जोर से मुक्का मारा, किंग चू के हेलमेट पर जा लगा। एक तीव्र आवाज के साथ एक भारी ताकत ने किंग चू को पीछे धकेल दिया, उसका विशाल शरीर पहाड़ के बीच के हिस्से पर गिरा, जिससे बुक माउंटेन और उसके आसपास का इलाका कांप उठा। जहन बूडू नीचे उड़ा और मुक्कों की बारिश कर दी, हमले तीव्र और लगातार थे। अगर किंग चू ने मुक्कों को बिना रोके लगने दिया होता, तो उसका हाल भी रुअनदान जैसा होता। नाजुक मोड़ पर किंग चू के सर के ऊपर एक विशाल पेड़ बन गया, जो जहन बूडू के मुक्कों की ताकत को सोख रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, कर्मा डिवाइन ट्री। अगले हाइपैल, देव वृक्ष हिला और पत्तों के बीच से अनंत मुक्के निकले। ये जहन बूडू के पहले हमले की लहर थी। इस मूव ने एक बार स्पेक्ट्रल सोल को भी परेशान किया था, जहन बूडू को भी दिक्कत महसूस हुई, यूज मुक्कों से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। किंग चू ने मौके का फायदा उठाया और खड़ा हो गया जबकि जहन बूडू हवा में तैर रहा था, फेरी मिंग हाओ के हम्बल रेसिप्रिकेशन किलर मूव का सामना करते हुए अपनी स्थिति सुधार रहा था। किंग चू दहाड़ा और बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए, वो 2 कदमों में जहन बूडू के सामने पहुंच गया, अपना लंबा भला घुमाकर यूएस पर हमला करने लगा। रंबो! दोनों फिगर्स लगातार घमासान लड़ते रहे, उन्होंने एक दूसरे पर वार किए और पूरी जगह को हिलाकर रख दिया, उनके हमलों ने एक बड़ा हंगामा मचा दिया। ए फ्लैट समझा, तो यह जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का मकसद था। किंग चू को डिवाइन एम्परर सिटी ने पूरी तरह से काबू कर लिया है, वो अब डिवाइन बीन सोल्जर्स का जनरल है। ये सबसे मजबूत डिवाइन बीन सोल्जर है। जान बूडू को एहसास हुआ। कुछ राउंड्स के बाद उसने फिर से बढ़त हासिल कर ली। किंग चू कोई आम लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट नहीं था, लेकिन जहन बूडू इस वक्त इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास असली सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी, किंग चू जीत नहीं सकता था। हेवनली कोर्ट ने जीत की उम्मीद भी नहीं की थी, वो सिर्फ वक्त खरीदना चाहते थे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन को वक्त खरीदने के लिए बुलाया था। जब तक वक्त गुजरेगा और हेवनली कोर्ट प्राइमोर्डियल डोमेन हासिल कर लेगा, उनका एडवांटेज बढ़ जाएगा और वो जीत का दावा कर सकेंगे। इमॉर्टल किलर मूव, अनलिमिटेड ची सी। एक फिगर अचानक प्रकट हुआ, अपने साथ की का एक अनंत समुंदर लाते हुए जो एक साथ हो पड़ा, सूरज की किरणों को ढक दिया। ये ची सी एंसेस्टर था। ये देखकर कि जहन बूडू को रोक लिया गया है, ची सी एंसेस्टर ने तुरंत पहाड़ पर हमला करने के लिए एक दूसरी दिशा चुनी। पहाड़ की चोटी पर फेरी यूजू ने एक आ भरी और यूज एक्शन लेना पड़ा, उसने पहाड़ छोड़ा और की सी एंसेस्टर से लड़ने लगी। ची सी बनाम यूजू। एक की पाथ का सूडो वेनरेबल था, दूसरा विजडम पथ का। पहले ने जोर से हमला किया, हेवनली कोर्ट को तबाह करना चाहता था, लेकिन दूसरा इस बेस को अपनी जान की कीमत पर भी बचाने के लिए दृढ़ था। ची सी एंसेस्टर ने शान से हमला किया, उसके हमले कमाल के द की लहरें इलाके में फैल गईं, साथ में सफेद की के स्तंभ भी कभी कभी निकल रहे थे। लेकिन फेरी यूजू शान से और नफासत से लड़ रही थी, वो फुर्ती से मूव कर रही थी और अनंत हमलों की लहर से बच रही थी, साथ ही हर तरह के विजडम पाथ किलर मूव्स एक्टिवेट कर रही थी। उसके पास एक अनोखा कॉम्बैट सिस्टम था जो अपने अटेनमेंट लेवल का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाता था। यह असाधारण था और इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन भी इस मूव से प्रभावित हो जाता। लेकिन उसका दुश्मन की सी एंसेस्टर था। ची सी एंसेस्टर फैंग युआन का क्लोन था, उसके अटेनमेंट लेवल्स मेन बॉडी के साथ साझा थे। फेरी यूजू ने कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। फैंग युआन के लिए उसके हमलों का सामना करना मुश्किल नहीं था। फैंग युआन ड्रीम पाथ, स्पेस पाथ, मेटल पाथ, विंड पाथ, क्लाउड पाथ, लाइटनिंग पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ, लाइट पाथ और साउंड पाथ में माहिर था। वो ब्लड पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, स्टार पाथ, डार्क पाथ, फॉर्मेशन पाथ, सोल पाथ, स्वॉर्ड पाथ, ह्यूमन पाथ, वुड पाथ, फूड पाथ, फैंटम पाथ, लक पाथ, आइस एंड स्नो पाथ में ग्रैंड मास्टर था। वो थेफ्ट पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, रूल पाथ, की पाथ, फायर पाथ, विजडम पाथ, वाटर पाथ,
अर्थ पाथ, पॉइजन पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। वो रिफाइनमेंट पाथ, टाइम पाथ और एनस्लेवमेंट पाथ में तो क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। इतने अटेनमेंट लेवल्स के साथ फेरी यूज कैसे दबा सकती थी? फेरी यूजू के पास कोई चारा नहीं था, यूज चीसी एंसेस्टर के खिलाफ दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़े। फेरी यूजू अपने कॉम्बैट सिस्टम की ताकत नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन शुक्र है वो चीसी एंसेस्टर के मेथड से परिचित थी। भले हाई चीसी एंसेस्टर के पास प्राइमोर्डियल ओरिजिन की ट्रू इनहेरिटेंस थी, वो जाहिर है अनकिलर मूव्स को हेवनली कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बाकी किलर मूव्स जैसे हेवनली एस्ट्रल क्लॉथ रोब, येन यांग ग्रेट किलर हैंड्स, अनलिमिटेड चीसी और दूसरे, वो सब कई बार इस्तेमाल हो चुके थे और सबको पता थे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लू वे ये उड़कर आया, चीसी एंसेस्टर की मदद करते हुए। फेरी यूजू ने अपना सबसे मजबूत किलर मूव इस्तेमाल करके अटेनमेंट लेवल्स के जरिए लू वे येन को दबा दिया, उस प्रभावी ढंग से कमजोर कर दिया। लेकिन किसी एंसेस्टर ने उसकी मदद से और बड़ा एडवांटेज हासिल कर लिया, बुक माउंटेन के पास पहुंचने में कामयाब रहा। इस समय कैलमिटी लक ऑल्टर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी ने बुक माउंटेन को घेर लिया और बेलों की तरह पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। जहां भी सुनहरी रोशनी जाती, मुसीबतें अपना रूप बदलकर बुक माउंटेन की छोटी को निशाना बनाने लगती। और बुक माउंटेन भी सुनहरी रोशनी की घुसपैठ से जोर से कांप रहा था। फेरी मिंगहाओ का शरीर डगमगाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई। ये जरूर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का काम होगा। सोचो, उसने हम्बल रेसिप्लिकेशन को काउंटर करने का तरीका ढूंढ लिया, जबकि यह सिर्फ दूसरी बार इस्तेमाल हुआ था। उसने दांत पीसे, भले ही वो नहीं चाहती थी, उसके पास हम्बल रेसिप्लिकेशन किलर मूव को वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर ये चलता रहा तो वो अपनी जान गंवा देगी। पहले जब फैंग युआन और लू वेयिन पहली बार येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में दाखिल हुए थे और अपनी सेना लेकर बुक माउंटेन पर हमला किया था, फेरी मिंगहाओ ने उन्हें हम्बल रेसिप्लिकेशन का इस्तेमाल करके रोक दिया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बेहद प्रतिभाशाली था, उसने इतने कम समय में इस मूव को काउंटर करने का तरीका सोच लिया और अब उस सफलतापूर्वक निपट लिया। अनंत मुसीबतों के बिना लॉन्जेविटी हेवन के इमॉर्टल्स के पास अब एक साफ रास्ता था। उनमें से कई इमॉर्टल गू हाउसेज में जोर से चिल्लाए और हर दिशा से हमला कर दिया। फेरी मिंगहाओ ने दांत पीसे, फेरी फंग या अब उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती थी, जबकि फेरी यूजू बाहर लड़ रही थी। इस सिचुएशन में उन्हें उसी पर निर्भर रहना था। इमॉर्टल किलर मूव, पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स। इमॉर्टल किलर मूव, होप ऑफ द पीपल। इमॉर्टल किलर मूव, हीरोज अमंग पीपल। फेट वॉर के दौरान का दृश्य फिर से सामने आ गया। रोशनी हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की तरफ फैल गई, जिससे उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई। लेकिन यह काफी नहीं था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स और इमॉर्टल गू हाउसेस संख्या में बहुत कम थे। तो फिर जागो, हेवनली कोर्ट के दोस्तों, हमारे साथियों। 5 रीजन्स और 2 हेवंस के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हेवनली कोर्ट को अभी तुम्हारी जरूरत है। फेरी मिंगहाओ ने जोर से चिल्लाया। बुक माउंटेन के उत्तर पश्चिम दिशा से एक इमोर्टल कब्रिस्तान से अनंत तेज रोशनी की किरणें निकली। रोशनी से 2 फिगर्स बाहर निकले। एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा दयालु था, उसकी भुएं खास तौर पर अजीब थी। वो 2 खूबसूरत गहरे भौर रंग की जड़ों जैसी थी जो उसके माथे से नीचे उसकी छाती तक फैली हुई थी। दूसरा एक आधे उम्र का आदमी था जिसका शरीर बहुत मजबूत था, उसका चेहरा और मांसपेशियां पीतल से बनी हुई लग रही थी क्योंकि उनसे ठंडी धात्विक चमक निकल रही थी। मैंने पुकार सुन ली, बूढ़े गू इमॉर्टल ड्यूक में ने अणी सिकोड़ते हुए कहा। दुश्मन कहाँ हैं? आधे उम्र के गू इमॉर्टल ड्यूक टोंग ने बहुत दूर तक देखा, उसकी निगाहें कैलमिटी लक ऑल्टर पर टिक गई। चैप्टर एंड।